जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 सीटों पर आज कुल 239 उम्मीदवार हैं। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान आज सुबह से ही जारी है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही मतदाता लगातार बूथों पर अपना मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरे दौर में 6 जिलों की कुल 26 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस चरण में 25 लाख से अधिक मतदाता 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। सबसे ज्यादा श्रीनगर जिले में 8 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान है। तो वहीं आपको बताते चले कि इसके बाद रियासी में 6, तो वहीं बडगाम में 5 और रियासी के साथ साथ पुंछ में 3 और गांदरबल में 2 सीटों पर मतदान है। सभी 26 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और इससे पहले सभी मतदान केंद्रों पर मॉक ड्रिल भी किया गया था। सुबह से ही उत्साही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जो कि अपने मत का अधिकार, अपने मत को उपयोग में करने के लिए लगातार मत बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपना मतदान करने में सहयोग अर्पित कर रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार लोग जो है, वोटर्स जो है, वो मत केंद्रों पर पहुंचकर लंबे लंबे कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर हम इससे पहले 18 सितंबर को हुए पहले चरण के मतदान की ओर नजर डालें तो 61% से अधिक लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था और सबसे ज्यादा 80% वोटिंग किश्तवाड़ जिले में हुई थी, तो सबसे कम पुलवामा जिले में 47% दर्ज की गई थी। तो ये तमाम आंकड़े हैं जो मैंने आपको बताए, जिसमें कि आपको बताते चले कि आज जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और वोटर्स लगातार लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, फिर मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है उसमें। नहीं, मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं। देखिए, मैं एक पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं और पार्टी का कार्य करते करते जो है नेशन फर्स्ट की भावना से हम काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब, अमित शाह साहब ने जिस प्रकार जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, यही हमारे लिए खुशी की बात है। यही वो जम्मू कश्मीर है जहां जब कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारें होती थी तो यहां भय, आतंक, डर और खौफ का माहौल होता था। और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की अथक मेहनत, अथक प्रयासों की वजह से आज जम्मू कश्मीर में जबरदस्त खुशहाली, अमन, शांति है। ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है और आप आज देखेंगे कि जबरदस्त मतदान होने वाला है, रिकॉर्ड वोटिंग आपको बॉर्डर के इस एरिया में और वादी कश्मीर में नजर आएगी। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, फिर मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 40 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कि जहां अवैध तरीके से शराब से भरा एक ट्रक हरियाणा से गुजरात ले जाया जा रहा था, गिरफ्तार तस्कर ने इससे जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी दी है। फिलहाल पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर तस्कर को सलाखों के पीछे भेज दिया है और उनके साथियों की तलाश में भी पुलिस लगातार जुट गई है। आपको बताते चले कि दरअसल यह मामला ओछा थाना क्षेत्र के पड़रिया चौराहा के पास का है, जहां पर पुलिस ने ट्रक चालक वाजिद पुत्र मुमद्दीन निवासी गांव लोहिंगी कला, थाना पुन्हासा, जिला नू, हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले साथ ही शराब से भरे ट्रक को अपने कब्जे में पुलिस के द्वारा ले लिया गया है। बरामद की गई शराब विभिन्न प्रकार के ब्रांडों की शराब थी और जिसमें पुलिस ने इसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए आंकी है। पूछताछ के दौरान तस्कर ने यह भी बताया कि वह शराब को हरियाणा से गुजरात ले जा रहा था। बड़ी खेप शराब की पकड़ी है। ये हरियाणा ब्रांड की शराब है और इसमें 40 पेटी शराब बरामद हुई है। ये बड़ा ट्रक है, अशोक लीलैंडा, जो
इसमें बहुत सारा परचून का सामान लगा हुआ है, लेकिन उसमें एक स्कीम बना करके ये पेटियां लाद करके ले जा रहे थे। इसमें इन्होंने बताया है कि ये हरियाणा से इसको लोड कराते हैं और गुजरात ले जाते हैं। इसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया है, ये वाजिद है, जो नूह हरियाणा का रहने वाला है। इसमें जिन लोगों को इन्वॉल्व होना इसने बताया है, उसमें एक तो जिनका ठेका है जहाँ से ये लोड हुई है, उसका नाम इसके द्वारा बताया गया है। 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको लोड कराया है। तो एक बड़ी खेप है जिसको हमारी पुलिस ने पकड़ा है और एक बड़ी रिकवरी है। इसकी कीमत करीब 9.5 लाख रुपए है। इसमें एक ही आदमी अभी पकड़ा गया है जो ड्राइवर है, और मैं गाड़ी के पकड़ा गया है। इसमें 3 लोग जो और इसमें वांछित हैं, उनको शीघ्र हमारी पुलिस गिरफ्तार करेगी, और एक गाड़ी मालिक है उसके बारे में भी पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक और जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर हम उनका स्मरण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने पंडित जी की जयंती को अपने सदस्यता अभियान की तिथि के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मैं सर्वप्रथम अंत्योदय के प्रणेता, जिनकी दृष्टि और जिनके विजन के कारण गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, यह विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनीतिक एजेंडे के हिस्से बने, ऐसे अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित जी ने आज से 60-70 वर्ष पहले जो जीवन दृष्टि अपने विचारों के माध्यम से भारतीय राजनीति को दी, उनका वह चिंतन, उनका वह मनन आज भी न केवल भारतीय लोकतंत्र के लिए बल्कि राजनीतिक दलों के द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के अंदर उनका वह चिंतन देखने को मिलता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि उनके चिंतन में गांव, गरीब, किसान, दबे कुचले समाज से जुड़े हुए लोगों के साथ ही महिलाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने की एक दृष्टि है। उसमें दृष्टि भी है तो उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए उस तबके के लिए एक सहानुभूति भी है। हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी हो। आर्थिक प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर चढ़े हुए व्यक्ति से नहीं बल्कि सबसे नीचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के माध्यम से की जानी चाहिए। यह जो एक दृष्टि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आज से 70 वर्ष पहले भारतीय राजनीति को दी थी, वह आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि मैं ब्राह्मण समाज के लोगों से मिलने आया था, उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया है, मैंने सभी का आशीर्वाद लिया है। आगे उन्होंने कहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सरकार देश को आगे ले जा रही है, संस्कृति की रक्षा करने के लिए भी आगे बढ़ रही है और 8 अक्टूबर के बाद कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। प्रधान हैं जो हमारे बड़े प्रबुद्ध जन ब्राह्मण समाज के लोग थे, आज उनके बीच में आया हूं और उन्होंने एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है।
मैंने सभी को प्रणाम किया है, मैंने सभी से आशीर्वाद लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ब्राह्मण समाज एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारी संस्कृति का भी, हमारे संस्कारों का भी वो संरक्षण करता है, उसको आगे बढ़ाता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भी इसी प्रकार की है कि जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का संरक्षण करते हुए उसको आगे बढ़ा रही। आज मुझे खुशी है कि ब्राह्मण समाज ने एक बड़ा आशीर्वाद आज दिया है और मैं दिल से ब्राह्मण समाज का धन्यवाद करता हूं। हमने कहा है 8 तारीख के बाद जो भी समाज के पूर्वजन जो भी विषय मेरे ध्यान में लाएंगे या जो भी मेरे से बात करेंगे, उस काम को हम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम करेंगे। और अभी जी पूछिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब तो बयान दे दिया कि योग्यता के आधार पर नौकरी दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है कि जो 2 लाख नौकरियां वो योग्यता के आधार पर दी। उनका क्या करैक्टर था जो उनका झूठ का पुलिंदा आया? एक भी उनका प्रत्याशी बोलता है, हुड्डा साहब ने बोल दिया 2 लाख नौकरियां आएंगी, मेरे हिस्से में 2000 आती हैं, हिस्सा भी से बंट रहा। एक बोलता है जितना मेरा हिस्सा होगा उतना लूंगा। ये तो मनसा 2014 से पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है। ये तो बोलते कुछ है, करते कुछ है, कोई बात में आने वाला नहीं है। हुड्डा साहब के तो फ्यूज उड़ गए, अब कुछ बचा नहीं है, अब नहीं बचा। 8 तारीख के बाद कांग्रेस पार्टी साफ हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। प्रधान है बिहार के भागलपुर जिले में गंगा के जलस्तर के लगातार बढ़ने की वजह से तबाही मची हुई है। आपको बताते चले कि गंगा के बढ़ते जलस्तर के दबाव से भागलपुर नगर निगम के कई वार्डों में बाढ़ का पानी घरों में प्रवेश कर गया है और जिसको लेकर लगातार भागलपुर नगर निगम के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल अपने वार्ड पार्षद की टीम के साथ बाढ़ग्रस्त वार्डों का जायजा लेने के लिए पहुंचे, लेकिन अब तक भी शहरी क्षेत्रों के लोगों को किसी प्रकार का कोई सरकारी मदद अभी तक नहीं मिल पाई है। और इसको लेकर महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल जिलाधिकारी कार्यालय में भागलपुर जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मिलकर सामूहिक किचन चलाने की मांग उनकी ओर से की गई। आपको बताते चले कि महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि शहरी क्षेत्र में कम्युनिटी किचन के लिए हमने 4 जगह चिन्हित की हैं। जिलाधिकारी ने हमें आश्वासन भी दिया है कि बहुत ही जल्द नगर निगम क्षेत्र में कम्युनिटी किचन की व्यवस्था हो जाएगी। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है तो उसके कारण अब रिहायशी इलाकों में भी पानी घुसने लगा है, जिसकी वजह से लोग बेहद ही परेशान हैं। वहीं आपको बताते चले कि इसी बीच महापौर के द्वारा स्थिति का जायजा लेने के लिए वे बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे और जिसमें कम्युनिटी किचन का जो एक निर्णय है और जो कि चलनी चाहिए, इसको लेकर वह निगम पार्षद के भी पास पहुंचे, जहां पर आपको बताते चले कि इस मुद्दे पर गहनता से चर्चा की गई और जिसमें कि आपको बताते चले कि महापौर की ओर से लोगों को आश्वस्त किया गया है कि जल्द ही जिलाधिकारी से सामूहिक किचन की जो मांग की गई है वो पूरी की जाएगी। आज डीएम ऑफिस आए थे हम लोग, डीएम सर से मिलने। हमारे जो वार्ड हैं, जो बाढ़ ग्रसित वार्ड हैं हमारे, उसके लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था हो, उसके लिए सर के पास मिलने आए थे। सर ने हम लोगों को बहुत बढ़िया आश्वासन दिया और त्वरित कार्रवाई के लिए उन्होंने निर्देशित भी किया और 4 जगह हम लोगों ने कम्युनिटी किचन के लिए जगह चिन्हित करके दिया है, उस पर काम भी स्टार्ट हो गया है। मैं शहरी क्षेत्र के लिए मैं डीएम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बिहार के भागलपुर गोराडीह थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि यह वीडियो भागलपुर गोराडीह थाना अंतर्गत शुक्रवार को कासल गांव के किसी बर्थडे पार्टी का बताया जा रहा है, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि बर्थडे पार्टी में डांस चल रहा था और उसी पार्टी के डांस कार्यक्रम में एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी पहुंचे हुए थे और जहां पर उन्होंने डांस करते समय कमर में रखे अवैध पिस्टल को बार बार दिखाकर लहराया, जो आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये हथियार वाले युवक गोराडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुरहन पंचायत के स्वरूपचक गांव के वर्तमान गोराडीह
प्रखंड के पंचायत समिति का जो पति है उसके छोटे लाल मंडल का बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि इसका नाम जो है वो लाल मंडल बताया जा रहा है, जहां कि आपको बताते चले कि जो डांस करते समय कमर में रखे पिस्टल को दिखाने का काम जो है इस वीडियो में करता हुआ नजर आया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि आर्या न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अब खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां पर रंगदारों का ऐसा गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा है जिसने कि रंगदारी वसूलने के लिए 3 चोरों की आउटसोर्सिंग की थी। आपको बताते चले कि आउटसोर्स किए गए बदमाशों का बैकग्राउंड भी चोरी का ही रहा है। यही वजह है कि रंगदारी के लिए आउटसोर्स किए गए बदमाश यहां भी चोरियों को अंजाम देने लगे। पुलिस ने चोरी की घटनाओं को वर्कआउट कर रही थी और उसी दौरान यह रंगदारी गैंग उनके हत्थे चढ़ गया, और जिसकी प्लानिंग अरबों रुपए की जमीनी हथियार की भी थी। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि लगातार यह जो शातिर चोर थे वो प्लानिंग बनाकर जो है चोरियां करते थे और कई लोगों को अपना निशाना बना चुके थे। आपको बताते चले कि यह पूरा मामला गुरबख्शगंज थाना इलाके से बताया जा रहा है, जहां पर रजवापुर गांव के सूरज यादव नाम के एक युवक को चोरी के शक में पकड़ा गया था। ग्रामीणों ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया और इससे पूछताछ हुई तो मामला अरबों रुपए की जमीनी को लेकर रंगदारी से जुड़ा हुआ पाया गया। तो आपको बताते चले कि रायबरेली पुलिस के हत्थे रंगदारी करने वाला एक गैंग हाथ लगा है, जिसमें कि आपको बताते चले कि इस गैंग में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ उनके साथ गहनता से जो पूछताछ है वो भी की जा रही है। और गहनता से पूछताछ का ही नतीजा है कि इनके बीच रंगदारी का ये जो मामला है वो उभरकर सामने आया, जिसमें कि आपको बताते चले पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कई अरबों की जमीन पर रंगदारी में ये तीनों शामिल हैं। यह बीएनएस की धारा 308 एक्सटॉर्शन की और 111 संगठित अपराध की और 117 जो चोरी के संपत्ति रखने का भी की धारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया। घटनाक्रम इस प्रकार है कि एसपी महोदय के निर्देशन में जो चेकिंग अभियान चल रहा है उसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए थे और उसका दूसरा साथी भी पुलिस ने उसको पकड़ा। और हम पूरे रायबरेली में जो चोरी की घटनाएं हो रही हैं और इनका आपराधिक इतिहास पूरी तरह से चोरी और लूट जैसी धाराओं में था। इस कारण से हम लोगों ने घटना से जोड़ने का प्रयास किया कि चोरी को किस तरह से ये अंजाम दे रहे थे। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक तथ्य प्रकाश में आया कि सूरज यादव और नीरज पांडे ये दोनों लोगों ने आपराधिक षड्यंत्र करके 3 चोरों जो सहयोग से उनको बुलाया, प्रथम पांडे, हंसराज और तीसरा है शिवम कुमार। इन्होंने नंद किशोर कश्यप जो यस इंफ्राबिल्ड के सिग्नेचर अथॉरिटी है, इनको किडनैप करके लखनऊ ले जाएं और उनसे सिग्नेचर करा करके ज़मीन का बैनामा कर लिया जाए। इसके लिए उन्होंने अपहरण करने का प्रयास किया, उनको एक्सटॉर्शन करने का प्रयास किया और पुलिस ये पूरे आपराधिक षड्यंत्र के जो मास्टरमाइंड है नीरज पांडे जो हमारे वांछित हैं, अन्य 4 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर के जेल भेजा जा रहा है। अब खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां आपको बताते चले कि मामला गदागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दीन शाह गोरा सीएचसी का बताया जा रहा है, जहां पर डॉक्टर अजय कुमार इमरजेंसी ड्यूटी पर थे कि तभी रात के करीब 10 बजे एक नशेड़ी युवक शराब के नशे में अस्पताल परिसर के अंदर जा घुसा और तोड़फोड़ कर हंगामा करने लगा। वहीं आपको बताते चले कि तत्काल डॉक्टरों ने सीएचसी अधीक्षक को शराबी युवक की हरकतों के बारे में जानकारी दी। सूचना पाकर सीएचसी अधीक्षक ने नशेड़ी युवक को समझाने का प्रयास किया तो उसने डॉक्टर और सीएचसी अधीक्षक के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। तत्काल डॉक्टरों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी और जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के सामने से ही आरोपी युवक फरार हो गया, जिसके बाद सिपाहियों ने कहा कि हम नशेड़ियों को नहीं पकड़ते। जिसके बाद नाराज डॉक्टरों और पूरा स्टाफ इमरजेंसी ड्यूटी छोड़कर थाने में आकर पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगाते हुए आरोपी युवक को छोड़ने का आरोप लगाया गया।
देखिए, हम लोग पूरी शिद्दत से ड्यूटी करते हैं। आज भी ड्यूटी चल रही थी, डॉक्टर साहब ड्यूटी पे थे, डॉक्टर अजय, और मरीज देख रहे थे। इतने में एक अनजान आदमी पता नहीं कहाँ से आया और वो गाली गलौज करना शुरू कर दिया उसने, और भद्दी भद्दी गालियां जो हमने कभी सुनी नहीं। अच्छा, उसको जितना मना किया जा रहा था उतना ही वो गाली दे रहा था। तंग आके बाद में 112 को फोन किया गया, 112 आई भी और हमने उसको सुपुर्द भी किया 112 के किए, लेकिन उसको पता नहीं, मुझे समझ में क्यों जाने दिया, वो चला गया चुपचाप उसके बाद, और कोई उस पर एक्शन भी नहीं हुआ। हम इसी उम्मीद से यहाँ पे आए हुए हैं कि इस पे तुरंत एक्शन हो और उसको पकड़ा जाए, नहीं तो इस तरह से इस गाली गलौज के माहौल में गांव में हम लोग हैं बिल्कुल एकदम बीहड़ में, और वहाँ कोई सेफ्टी है नहीं हम लोगों की। आए दिन इस तरह का होता है हमारे साथ, और उसको, वो दारू के नशे में टुल है, उसको पकड़ा जाए और उसका मेडिकल कराया जाए पहले। सर, तो डायल 112 पहुंची थी और उसके सामने ही वो चला गया? उसके सामने ही वो चला गया। क्या कहा उसके बाद? हमने कहा उससे, तो जो वो थे कांस्टेबल, तो उन्होंने कहा हम जी पुलिस पे फोन पे बात कर रहे थे, इतने में वो चला गया। उसके बाद उन्होंने पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की? नहीं, और दारू का ये भी समझाया कि दारू के नशे वाले को हम लोग नहीं पकड़ते, ये भी बताया हमें। अभी आप थाने आए हैं, क्या कहा गया वहाँ से? अभी हमें आश्वासन दिया गया है कि हम लोग अभी आके इस पे कार्रवाई करेंगे। मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ कि कोई आए उच्च अधिकारी और कार्रवाई करे। डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई परिजन वगैरह भी अस्पताल में? उसका कोई परिजन अस्पताल में नहीं है, हमने सबसे पूछ लिया, वहाँ पे कोई भी परिजन उसका अस्पताल में नहीं है। देखिए, ये आए दिन का वहाँ का है, ये आदमी को जब दारू का नशा चढ़ जाता है तो उतारने के लिए अस्पताल में आता है और गाली गलौज करता है। ऐसा कई बार हो चुका है, इसलिए इस बार हम लोगों ने एक्शन लिया है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से ही है, जहां ग्रामीणों ने चोरी होने के शक में 3 युवकों को पकड़ा। फिलहाल आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया है। चोरी के शक में पकड़े गए युवक से ग्रामीणों की पूछताछ का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। मामला रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना इलाके का बताया जा रहा है। पिछले 9 महीने से इस थाना इलाके में चोरियों का रिकॉर्ड पूरी तरीके से टूट चुका है। आपको बताते चले कि पुलिस के निष्क्रियता से तंग आकर ग्रामीणों ने अपने घरों की खुद ही निगरानी करना शुरू कर दिया है। निगरानी के दौरान ही यहां भीतर गांव में बाइक सवार 3 युवकों को ग्रामीणों ने रोक लिया। ग्रामीणों के द्वारा पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब न पाने के कारण ग्रामीणों ने तीनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। अब खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से है, जहां पर बेवर थाना क्षेत्र के गांव गणेशपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब विद्युत वसूली और डिटेक्शन के लिए पहुंची विद्युत विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने जोरदार हमला बोल दिया। आपको बताते चले कि लाठी डंडों से हमला करते हुए ग्रामीणों ने विद्युत कर्मियों को दौड़ाकर भगाया, और जिससे कि टीम को भागकर जान अपनी जो है वो बचानी पड़ी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि वीडियो के अनुसार विद्युत विभाग की टीम, जिसमें कर्मचारी और लाइनमैन शामिल थे, बिजली राजस्व की वसूली और डिटेक्शन के लिए गांव पहुंची थी, और जब वसूली के दौरान विवाद बढ़ा तो ग्रामीणों ने गुस्से में आकर लाठी डंडे उठा लिए और टीम पर जानलेवा हमला बोल दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट भी शुरू हो गई। घटना का वीडियो किसी ग्रामीण ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। आपको बताते चले कि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे लेकर विद्युत कर्मचारियों के और दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो और विद्युत विभाग के अधिकारियों की तहरीर का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।